एक गांव में एक धुनीलाल सब्जी वाला रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसकी पत्नी गीता और एक बेटा रवि था। सुनो जी, रवि की स्कूल की फीस भरनी है। अगर इस बार स्कूल फीस नहीं दी तो रवि का नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। अरे गीता, तुम चिंता मत करो, आज मैं ज्यादा मेहनत करके पैसे ले आऊंगा। रवि हमारे का नाम स्कूल से नहीं कटेगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आज मैं थोड़ा देरी से आऊंगा। धुनीलाल सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता है और उसे चिंता भी बहुत होती है, अगर आज मेरी सब्जी ना बिक पाई तो मैं रवि की स्कूल फीस कैसे दे पाऊंगा। धुनीलाल जा रहा होता है, तभी उसको रास्ते में एक पोटली मिलता है और धुनीलाल पोटली को उठाता है और देखता है इस पोटली में क्या है। धुनीलाल पोटली में देखता है, पोटली पैसों से भरी होती है और धुनीलाल सोचता, अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मेरा घर सही हो जाएगा और रवि की स्कूल फीस भी दे दूंगा। लेकिन उसी वक्त धुनीलाल को अपने पिताजी की बात याद आ जाती है, किसी की अमानत कभी भी मत रखना। धुनीलाल ने फैसला किया कि ये पोटली में मुखिया को दे दूंगा। अरे मुखिया जी, ये पोटली मुझे रास्ते में मिली थी, इस पोटली में पैसे है, आप गांव में घोषणा करवा दीजिए कि पोटली किसकी है और जिसकी होगी उसको दे देना। ठीक है, धुनीलाल इस पोटली की घोषणा मैं गांव में करवा दूंगा। मुझे तुम पर गर्व है धुनीलाल, तुम जैसे ईमानदार लोग हमारे गांव में रहते हैं। लेकिन तुम भी आना जब ये पोटली लेने आएगा, क्योंकि तुम्हें तो इसकी निशानी पता होगी। ऐसे तो कोई भी ये बोलकर ले जाएगा कि ये पोटली मेरी है। ठीक है मुखिया जी, मैं जरूर आऊंगा जब ये पोटली लेने कोई आएगा। मुखिया गांव के लोगों को बता देता है कि धुनीलाल को एक पोटली मिली है, जिसकी पोटली है वो आकर ले जाए। अरे शंभू, धुनीलाल को एक पोटली मिली है और उसमें पैसे हैं। मुखिया जी ने बोला है जिसकी पोटली है वो आकर ले जाए। अरे क्या पोटली मिली और उसमें पैसे हैं? अच्छा, तो वो पोटली अब किसके पास है? वो पोटली अब मुखिया के पास है। ठीक है, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। शंभू के मान में लालच आ जाती है और वो सोचता है, अगर मैं मुखिया को बोल दूं कि वो पोटली मेरी है, अगर वो पोटली मुझे मिल जाए तो वो सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। चलो चलता हूँ मुखिया के पास और बोलता हूँ कि ये पोटली मेरी है। शंभू मुखिया को मिलने के लिए निकल पड़ता है। अरे मुखिया जी, वो पोटली मेरी है जो धुनीलाल को मिली थी। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। चलो ठीक हुआ जो पोटली धुनीलाल के हाथ लगी। धुनीलाल बहुत ईमानदार है, किसी और के हाथ लग जाती तो शायद ही मुझे मिलती है। ये पोटली मुझे दे दो। लो धुनीलाल, जिसकी पोटली थी वो लेने आ गया, दे दो इसको पोटली। नहीं मुखिया जी, पोटली ऐसे ठूड़ा दे देंगे, ऐसे तो कोई भी आकर बोल देगा ये पोटली मेरी है। मैं इससे पोटली की निशानी पूछूंगा, अगर इसने सही बता दिया तो ये पोटली इसको दे देंगे। हाँ धुनीलाल, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। पहले इससे पोटली की निशानी पूछ लो। शंभू, पोटली अगर तुम्हारी है तो बताओ पोटली के अंदर क्या था? अरे धुनीलाल, पोटली के अंदर पैसे थे मेरे, और क्या होगा? शंभू, पैसे तो है, लेकिन पैसों के अलावा और क्या है ये बताओ। पैसों के अलावा और कुछ नहीं है धुनीलाल, होगा भी तो मुझे याद नहीं होगा। तुम बस ये पोटली मुझे दे दो, ये पोटली मेरी ही है। नहीं मुखिया जी, ये पोटली इसकी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। अगर इसकी होती तो ये सही बता देता। अरे शंभू, सच सच बता दे, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुझे जेल में डाल दूंगा। मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, ये पोटली मेरी नहीं है। मुझे रामू ने बताया था कि धुनीलाल को पोटली मिली है और उसमें पैसे हैं। तभी मेरे मन में लालच आ गया कि मैं आपको झूठ बोलकर ये पोटली ले लूंगा। मुझे माफ कर दो मुखिया जी, आगे से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझसे गलती हो गई। तुमने मुझसे झूठ बोला, अब तुम जेल में ही जाओगे। नहीं मुखिया जी, इसको जेल मत भेजना, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसको माफ कर दो। आगे से अगर ये गलती करेगा तो इसको जरूर जेल भेजना। ठीक है धुनीलाल, जैसे तुम कहो। आज तुम धुनीलाल की वजह से बच गए हो, आगे से गलती की तो सीधा जेल जाओगे। चल जा अब इधर से। शंभू को माफ कर देते हैं और शंभू चला जाता है। मुखिया और धुनीलाल बातें कर रहे होते हैं, तभी कोई आता है। अरे मुखिया जी, धुनीलाल को जो पोटली मिली है वो पोटली मेरी है। हम कैसे मान ले कि पोटली तुम्हारी है? अरे धुनीलाल, इसको भी पूछो पोटली की निशानी, अगर इसकी हुई तो इसको दे देंगे। अच्छा तो ये बताओ कि पोटली में क्या है? धुनीलाल, पोटली में पैसे और मेरी जमीन के कागज है और कुछ नहीं है। मुखिया जी, ये पोटली इसकी ही है, पोटली में पैसे और कागज है, जमीन के। मुखिया जी, ये सच बोल रहा है, यही है असली पोटली का मालिक। तुमने सच बोला, मुझे बहुत खुशी हुई। तुम ये पोटली ले सकते हो। मुखिया जी, मुझे बस जमीन के कागज दे दो पैसे,
मेरी तरफ से धुनीलाल को दे दो, क्योंकि धुनीलाल की ईमानदारी देखकर मैं भी खुश हो गया। धुनीलाल को पैसे ईमानदारी की वजह से मिल जाते हैं और धुनीलाल भी बहुत खुश होता है। अब वो अपने बेटे को अच्छे स्कूल पढ़ा पाएगा। ये देखो पैसे, ये मुझे ईमानदारी की वजह से मिले हैं। इन पैसों से हम अपने बेटे को शहर पढ़ने भेज देंगे और उसका भविष्य अच्छा हो जाएगा। अब हमारा बेटा भी अच्छे स्कूल पढ़ पाएगा और पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन पाएगा। बेटा, हम तुम्हें शहर छोड़कर आ जाएंगे। तुम उधर मन लगाकर पढ़ना और बातचीत करते रहना। मैं तुम्हें खत भेजता रहूंगा और अच्छे दोस्त बनाना, बुरी संगत में मत पड़ना। ठीक है पिताजी, मैं मन लगा कर पढ़ूंगा और आपके खत का जवाब भी दूंगा। रवि शहर जाकर बिल्कुल बदल जाता है और नए दोस्त बना लेते हैं। रवि पढ़ने में कम ध्यान देता है और आयशी ज्यादा करता लड़के लड़कियों के साथ। उधर धुनीलाल चिंतित होता है कि रवि मेरे कहत का कोई जवाब नहीं देता, वो ठीक तो होगा। बेटे की चिंता में धुनीलाल बीमार हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे गीता, रवि तो मेरे खत का जवाब नहीं देता। मुझे रवि से बात करनी है। मेरा पता नहीं मैं और कितने दिनों तक जी सकता हूँ। एक बार रवि से बात ही करवा दे। मुखिया के पास फोन है, उनको बोलकर रवि से बात करवा दे। रवि का फोन नंबर तो मैंने तुमको दे दिया है। अजी, आप मारने की बात मत किया करो। आपके जाने के बाद मेरा कौन सहारा है? रवि तो शहर का ही हो गया है, पता नहीं वो गांव आएगा कि नहीं। आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मैं मुखिया के पास जाती हूँ और आपकी बात रवि से करवाती हूँ। आप ज्यादा चिंता मत किया करो। कुछ समय बाद रवि की पढ़ाई खत्म हो जाती है और उसको अच्छी नौकरी मिल जाती है। उधर गीता रवि से फोन में बात करने के लिए मुखिया के पास जाती है। अरे गीता बहन, कैसे आना हुआ? मुखिया जी, उनकी हालत बहुत खराब है। उनका मन रवि से बात करने को कर रहा है, क्योंकि रवि खत का जवाब नहीं भेजता। उनको बहुत चिंता हो रही है, इसी वजह से बहुत बीमार होते जा रहे हैं। आपके पास फोन है? मैं आपको रवि का नंबर देती हूँ, आप रवि से बात करवा दो। ठीक है, मैं अभी रवि को फोन लगाता हूँ। मुखिया रवि को फोन लगाता है, लेकिन रवि फोन का कोई जवाब नहीं देता। अरे गीता, रवि तो फोन ही नहीं उठा रहा। अगर उसका फोन आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है मुखिया जी, मैं चलती हूँ। अगर रवि का फोन आए तो उसको बोल देना तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत खराब है, एक बार बात कर लो। क्या हुआ गीता, रवि से बात हुई? नहीं जी, रवि ने फोन ही नहीं उठाया। मुखिया जी ने बोला है जब फोन आएगा मैं बता दूंगा। रवि ये सुनकर रोने लगता है और सोचता है, बेटे को हमारी चिंता ही नहीं है। काश मैं उसको शहर पढ़ने ना ही भेजता तो अच्छा था। ऐसे पैसों का क्या करना जो अपने माँ बाप को ही भूल जाए। उधर रवि अपनी मौज मस्ती में मशरूफ था। उसे घर वालों की कोई चिंता नहीं थी। उधर धुनीलाल की मौत हो जाती है। मुखिया को जब पता चलता है धुनीलाल मर गया है, वो उसी वक्त रवि को फोन करता है और रवि फोन भी उठा लेता है। बेटा, रवि, तेरे पिताजी का देहांत हो गया है। क्या तुम उनको अग्नि देने नहीं आओगे? बेटा, तुम्हारी चिंता में ही तुम्हारे पिता की जान गई है। काश तुम एक बार उनसे बात कर लेते। क्या पता तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते। क्या पिताजी का देहांत हो गया? कि मैंने क्या कर दिया पैसों की लालच में? मैं अपने माँ बाप को ही भूल गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी मुखिया जी। मैं अभी निकलता हूँ गांव के लिए। रवि गांव के लिए निकल पड़ता है और उसको बहुत दुख होता है पिताजी के जाने का और सोचता है कि गांव वालों को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जिसने अपने पिता की ही जान ले ली। रवि गांव पहुंचकर अपने पिताजी को अग्नि दे देता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से पिताजी की जान चली गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। माँ, अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। मैं गांव में ही रहकर आपकी सेवा करूंगा। मुझे पता लग गया है माँ बाप से बढ़कर कोई चीज नहीं है। पैसों के लालच में मैं अंधा हो गया था। माँ, मुझे माफ कर दो। बेटा, सच में तू पैसों की दुनिया में खो गया था। अच्छा हुआ तू उस दुनिया से वापस आ गया और तुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया। लेकिन बेटा, ये मत सोच कि तेरी वजह से तेरे पिता की जान गई है। बेटा, ये तो उस भगवान की मर्जी है। वो चाहे जब भी किसी को बुला सकता है। तेरे पिताजी का समय पूरा हो गया था, इसलिए वो चले गए। तेरे पिताजी के जाने के बाद अब तू ही मेरा सहारा है। अब मैं भी तुझे शहर जाने नहीं दूंगी बेटा। एक बात याद रखना, कभी माँ बाप को भूलना नहीं चाहिए।